स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या उम्मीद करूं कल तक जिन चीज़ों को डिस्कस किया है वहां तक में प्रश्न नहीं होना चाहिए? प्रश्न नहीं होंगे क्या? या कोई प्रश्न है? क्या मुंगनी जी, एक दिन आइएगा एक दिन गायब हो जाइएगा। कल थे मतलब आप लोगों को क्या लगता है हा? अब बाल से तो ज्यादा दाढ़ी पकी हुई है, तो क्या लगता है ये धूप में पकी है क्या? हा? सब बढ़े आगे तब। बेसिकली देखें, जो टॉपिक पिक करने जा रहे हैं हम वह है, उसको भारतीय संविधान सामान्य परिचय कह लें, भारतीय संविधान की विशेषता कह लें। इस टॉपिक को हम पिक करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे प्री के लिए आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के स्रोत नहीं, और प्री में प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं उठा करके कि कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं, एडॉप्ट की गई हैं। ये प्रश्न उठा करके पूछे जाते हैं। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मेंस में भी यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर वो ट्विस्टेड फॉर्म में होगा। जैसे अगर देखें, पहला प्रश्न जो हम पिक करेंगे, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति। ठीक है, और अगर नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे नहीं, तो आयातित या मौलिक या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फॉरेन डॉक्यूमेंट, विदेशी दस्तावेज है, इंपोर्टेड नेचर है इसका। एक प्रश्न यह उभर करके सामने आएगा। दूसरा प्रश्न जो उभर करके आएगा, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं तो जो दल वर्तमान में सत्तारूढ़ है, जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, उस दल से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक बड़ा तबका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस रूप में देखता? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉलोनियल लीगेसी के रूप में देखता है, औपनिवेशिक विरासत के रूप में देखता है, और वह उसको बदलने की बात करते हैं। नहीं, विलिंगली वह कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस चीज को समझिए। जब जब
पावर में आने का मौका मिला जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC, MN वेंकट चलैया के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। दूसरी चीज अगर आप देखें तो जब जब आप देखेंगे भाजपा की सरकार बनती है, तब तब आप देखेंगे, इस बार तो कम क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, अदरवाइज देखें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के जरिए रिप्लेस करने की बात उठती है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, उस फेज में जाकर के देखें, 1998 से लेकर के 2010 के फेज में देखेंगे, विभिन्न लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में भी इस पर खूब प्रश्न पूछे गए। तीसरी चीज अगर आप देखें तो तीसरी चीज आप पाएंगे, जैसे अभी दबी जुबान में नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, खुल करके अभी नहीं बात होती है। लेकिन अगर देखें तो मूल ढांचे को लेकर लगातार प्रश्न उठाए जाते रहे। तो इसके कंटेक्स्ट में यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह टॉपिक अगर महत्वपूर्ण हो जाता है तो इस टॉपिक की समझ भी हमें विकसित करनी होगी। क्लियर? दूसरा अगर आप देखें तो बिंदु जो है, जब यहीं से चर्चा हम शुरू करेंगे ना, तो अगला बिंदु हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्वरूप निर्धारक तत्व। भारतीय संविधान के स्वरूप निर्धारक तत्व, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर और कैरेक्टर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके निर्धारण में किन फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही, किन किन चीजों ने अहम भूमिका निभाई। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डायमेंशन इसके होंगे। नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट जो यहां पर उभर करके आता है वह क्या है? तो तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाएंगे तो वह है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंटेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे तो उसी कंटेक्स्ट में हम इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे, संप्रभुता किसमें अंतर्निहित, संप्रभुता किसमें अंतर्निहित है। और इसी चर्चा के क्रम में हम इस बात की चर्चा करेंगे, सर्वोच्चता किसकी। और यहीं से हम जो है, अगर चाहें तो हम यहां ब्रेक भी कर सकते, और अगर हम चाहें तो यहीं से एक और डायमेंशन पिक करेंगे। वह क्या है?
भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लाइव डॉक्यूमेंट। 12th वाली एनसीईआरटी किन्हीं के पास से है, लेके आए हैं, देखें। ओ ये 11th वाली क्या? चैप्टर 9 है इस बुक में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इसका चैप्टर 9 है और उसका टाइटल ही है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसको जरूर पढ़ें और इसका चैप्टर 1 जरूर पढ़ें। भारतीय संविधान क्यों और कैसे, और सारा काम छोड़ के, सारा काम जो कर रहे हैं उसको छोड़ के आज से कल तक ये दोनों चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो सवाल यहां पर उभर करके यह आता, जब हम भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करते, नहीं, एक प्रश्न लिख लें, इसी प्रश्न से शुरू करूंगा। भारतीय संविधान की प्रकृति आयातित है। इसके अधिकांश उपबंध दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। इसीलिए यह विदेशी दस्तावेज है। इसीलिए यह विदेशी दस्तावेज है, ठीक है। टिप्पणी करें या टिप्पणी करें की जगह और भी दूसरी चीज आप लिख सकते। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? ठीक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। लिखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपोर्टेड इन नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपोर्टेड इन नेचर। Its most provisions has been borrowed from the its most provisions have been borrowed from the constitution of other country.
सो इट इज ए फॉरेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कमेंट और कमेंट की जगह लिखना चाहें, हाउ फार डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, हाउ फार डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। रेस्पॉन्ड रीजनेबली। ठीक है, अब अगर गौर करें इस प्रश्न को, देखें स्ट्रक्चर पहले आपके सामने रख दूं, फिर मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। प्रश्न का पहला डायमेंशन है आंसर का, जिसमें हम इस चीज की चर्चा करेंगे, ऐसा कहने का आधार। ऐसा अगर कहा जा रहा है तो ऐसा कहने के पीछे रीजंस क्या है। उस रीजंस को हम एलैबोरेट करें। नहीं, प्रश्न का दूसरा डायमेंशन होगा, ऐसा कहना कहां तक उचित। इसको, इसके इंपोर्टेड नेचर की बात करना, इसके फॉरेन डॉक्यूमेंट होने की बात करना, ऐसा कहना कहां तक उचित है। नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर इस बात से हम सहमत नहीं हैं, एग्री नहीं कर रहे, तो एग्री नहीं करने के पीछे क्या रीजन है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो हमारा कंक्लूजन आएगा। क्योंकि यहां पर इस बात को आप ध्यान रखें, जब टिप्पणी करे है, जब कमेंट है, ठीक है, तो यहां पर हमेशा आपको ध्यान रखें, आपको अपना ओपिनियन देना है। यह मस्ट है। इसके संदर्भ में आपकी क्या सोच है, और वही आपका ओपिनियन जो है किस रूप में काम करेगा, निष्कर्ष के रूप में काम करेगा। और आपको अपना ओपिनियन देना है, तो केवल ओपिनियन देने से तो काम नहीं चलेगा। ये आपका जो ओपिनियन है, दैट मस्ट बी जस्टिफाइड। उस ओपिनियन को आपको जस्टिफाई करना होगा। बेसिकली अगर आप देखें, यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर कमेंट की जगह पर यह प्रश्न रहे, हाउ फार डू यू एग्री, ऐसा कहने का आधार, सहमति का आधार नहीं। दूसरा डायमेंशन, ऐसा कहना कहां तक उचित हमने किया था, यहां पर हम चर्चा करेंगे इससे असहमत होने के क्या रीजन है, और फिर उसके कंटेक्स्ट में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि हम सहमत हैं या हम इससे असहमत हैं। अगर हम एग्री कर रहे हैं तो कहां तक एग्री कर रहे हैं, अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं तो कहां तक डिसएग्री कर रहे हैं। बातें स्पष्ट हुई। इससे पहले की चर्चा मैं शुरू करूं, आगे बढ़ाऊं, एक बात कहना चाहूंगा। मोटा मोटी लेकर के चलें, प्रियम्बल टॉपिक एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं।
और अगर प्रियम्बल टॉपिक एक्सटेंडेड फॉर्म में डिस्कस कर चुका हूं तो दोनों मिलाकर के कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं टॉपिक को डिस्कस करने के अलावा। नहीं तो कम से कम बम्बार्डमेंट मत करें कि सारा प्रश्न प्रियम्बल पर ही लिख रहे हैं जैसा श्रुति करती है। ठीक है, कम से कम दोनों टॉपिक से और डिफरेंट नेचर वाले एक एक प्रश्न भी तो लिखने की कोशिश करें। उन्हीं प्रश्नों को लिखें जो जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि अचानक से राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो जाएगा। इस बात को समझें। ठीक है, और ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जिस जादू की छड़ी को आपको थमा दूं और वहां से आपका राइटिंग स्किल डेवलप कर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो इसीलिए मेरे कहने की प्रतीक्षा ना करें। बीच बीच में मैं इसी तरह याद दिलाते रहूंगा, क्योंकि सब लोग अगर आप जग गए तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी ना। नहीं, एक नई समस्या आ जाएगी कि आंसर को इवैल्यूएट करने में उतना समय देना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा जोर मैं नहीं डालूंगा कि लिखे ही। लेकिन आप में से जो लोग कॉन्शियस हैं, जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग कमिटेड हैं, जो वाकई अपनी तैयारी को लेकर के गंभीर हैं, उनको लिखना चाहिए। वो लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और बिना बहुत अपेक्षा किए कि अचानक से जो है कोई चेंज 2 आंसर 4 आंसर लिखने के क्रम में अचानक से आ जाएगा। जब आंसर लिखना आप शुरू कर रहे हैं और स्टार्टिंग फेज में हो तो लिखें, पढ़ें और फाड़ के फेंक दें। लिखें, पढ़ें, फाड़ के फेंक दें। तब तक फाड़ के फेंकते रहें जब तक जो आंसर आपने लिखा है उस आंसर से आप खुद सेटिस्फाइड ना हो। जब आपको लगता है अब आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड हैं तो उसको लेके मेरे पास आ जाए। इस क्रम में हो सकता है किसी को उस आंसर को 5 बार लिखना पड़े, किसी को 10 बार लिखना पड़े, बट गेट रेडी फॉर दैट। यही तरीका है राइटिंग स्किल को डेवलप करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब मैं वापस लौटता हूं। भारतीय संविधान के कंटेक्स्ट में देखें, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, नहीं, और लिखित संविधान है, और इसके दुनिया के सबसे लंबे संविधान होने के भी कारण है। क्योंकि अगर भारतीय संविधान को देखें, नहीं, यह केवल संघ का संविधान नहीं है। संघ के साथ साथ यह राज्यों से संबंधित उपबंधों को भी अपने भीतर समाहित करता है। यह केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स बोथ। तो एक तो यह कंटेक्स्ट से उभर करके आता है, और इसलिए आप क्या देखेंगे, दूसरी चीज यहां पर देखेंगे कि यहां जो प्रोविजंस हैं उनकी इंडिकेटिवली चर्चा नहीं मिलेगी, सांकेतिक चर्चा नहीं मिलेगी। यहां पर डिटेल्ड प्रोविजन है, विस्तृत प्रावधान है, तो आकार वो बढ़ाने का काम करेगा ही। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो सवाल यह उठता कि भारतीय संविधान को आयातित क्यों कहा जाता, इंपोर्टेड क्यों कहा जाता है, इसको फॉरेन डॉक्यूमेंट के रूप में आइडेंटिफाई क्यों किया जाता। नहीं, इसे जो है इमिटेशन ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता? पश्चिमी संविधान की नकल क्यों कहा जाता है? और अगर आप देखें, थोड़ी सी पढ़ने की अगर आदत डालें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में जाएं, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में आप जाएंगे तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहस हुई है। संविधान सभा में भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर के बहस हुई है, और यह बहस ऑनलाइन उपलब्ध है। क्यों ऐसा कहा जाता? और अगर इसी के कंटेक्स्ट में कहें तो मैंने कहा कि वर्तमान सरकार कहीं न कहीं, या भारतीय समाज का एक तबका अगर इसको कहें, ठीक है, वो कहीं न कहीं भारत के संविधान को किस रूप में देखता है? कॉलोनियल लीगेसी के रूप में देखता है। वो इसे इंडियन मानने से इनकार करता है। ऐसा इनकार के पीछे रीजन क्या है? अब ये चीजें बुक में नहीं मिलेंगी, नहीं तो इसको कॉलोनियल लीगेसी के रूप में क्यों देखा जाता है? इसको औपनिवेशिक विरासत के रूप में क्यों देखा जाता? तो इसके 4-5 रीजन हैं जो आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला रीजन अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखें, इसके अधिकांश प्रोविजन कहां से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसके अधिकांश प्रोविजन लिए गए हैं। और दरअसल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिस ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको फाइनलाइज किसके द्वारा किया गया? कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फाइनलाइज किया गया। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कॉलोनियल पीरियड के दौरान उसे फाइनलाइज किया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फाइनलाइज किया गया है, तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट वहां पर मौजूद है, औपनिवेशिक सोच, औपनिवेशिक मानसिकता वहां पर मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। नहीं, और जहां तक यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान फॉलो करता, वहां तक भारत के संविधान में भी वो कॉलोनियल माइंडसेट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ेगा। तो एक तो बिंदु यह हो गए। दूसरा बिंदु अगर आप देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर आप देखें तो वेस्टर्न लिबरल थॉट से गहरे स्तर पर प्रभावी है। पश्चिमी उदारवादी चिंतन से यह गहरे स्तर पर प्रभावित है। नहीं, और अगर यह पश्चिमी उदारवादी चिंतन से गहरे स्तर पर प्रभावित है, तो पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल में क्या है? नहीं, तो पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल में है स्वतंत्रता, लिबर्टी। पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल में है समानता, इक्वलिटी। पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल में है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। बातें स्पष्ट हुई क्या? और अगर इस कंटेक्स्ट में हम बात करें तो पश्चिमी उदारवादी चिंतन स्वतंत्रता और समानता की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में करता है? इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में करता है,
व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में करता है, वह व्यक्ति को कहीं अधिक अहमियत देता। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिबर्टी को अहमियत देता है, इक्वलिटी को अहमियत देता है, फ्रेटर्निटी को अहमियत देता है। और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में करता है? इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में करता है, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में करता है। बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं? तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें, नहीं तो तीसरा कंटेक्स्ट है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस पर आप देखेंगे मेजर इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसमें भी अगर हम देखें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट जो है वह डोमिनेंट है। जैसे अगर आप जाकर के देखें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, संसदीय लोकतंत्र की जो संकल्पना है, अगर आप जाकर के देखें वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप जाकर के देखें रूल ऑफ लॉ की जो बात है, विधि के शासन की जो बात है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ की बात है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां पर प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की गई है। नहीं, अगेन अगर हम मूव करें, अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम जाकर के देखें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की अवधारणा है, संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना है। नहीं, अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां परमादेश की अवधारणा, मैंडेमस, नहीं, इसी के कंटेक्स्ट में देखें जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिखा है आपने, वहां पर एक बिंदु और आप ऐड कर दें। वह क्या है? तो वह आपको है डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति का विभाजन, फॉर्मल हेड और रियल हेड के बीच। नहीं, अगेन अगर हम जाकर के देखें, रोल ऑफ स्पीकर को देखें, स्पीकर की भूमिका को देखें, नहीं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को देखें, हिंदी में भी चाहें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ही यूज करें, वही यूज करेंगे। ऐसे अगर हिंदी में कहा जाए तो पहले आओ पहले पाओ, इसका मतलब समझते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या मतलब है इसका? हाँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो व्यक्ति सबसे अधिक मत हासिल करता उसको विजयी घोषित किया जाता है। अगेन अगर हम देखें लेजिस्लेशन प्रोसेस, विधायन की प्रक्रिया जो है, तो ये तमाम चीजें कहां से ली गई हैं?
ये तमाम चीजें जो हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं, मतलब कॉलोनियल लीगेसी का जो एक्विजिशन है, उस एक्विजिशन को क्या करती है, जस्टिफाई करने की बात करती। और कॉलोनियल लीगेसी को केवल हम लिमिटेड सेंस में देखेंगे तो ब्रिटेन तक सीमित रखेंगे। कॉलोनियल लीगेसी की अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में व्याख्या करें, लार्जर कंटेक्स्ट में देखें, तो इसको वेस्टर्न लीगेसी के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। नहीं तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखेंगे, एक बिंदु और ना हो तो इसी तरह बढ़े, अगर हम देखें तो अमेरिकी संविधान का भी उस पर गहरा असर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की जो अवधारणा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार की संकल्पना को वहां से लिया गया है। नहीं, प्रस्तावना की संकल्पना वहां से ली गई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट की संकल्पना को वहां से लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को वहां से लिया गया है। नैसर्गिक न्याय की संकल्पना को वहां से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के कॉन्सेप्ट को, विधि के समान संरक्षण की संकल्पना को वहां से लिया गया है। नहीं, अगेन देखें, राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीचमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नहीं, और प्राइमरली देखें तो ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान से यह प्रभावित है। और भी अगर आप देखें तो आप देखेंगे कुछ चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना आयरलैंड से ली गई है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस आयरलैंड से लिया गया है। और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान आयरलैंड से लिए गए। कनाडा से अगर हम जाकर के देखें तो फेडरल सिस्टम को कनाडा से लिया गया है, परिसंघीय प्रणाली। केंद्र द्वारा गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर और यूनियन, वो वहां से लिया गया है कनाडा से। नहीं, और रेजिडरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संघ में जो अंतर्निहित की गई हैं, यह भी कनाडा से लिया गया है। और इसके कंटेक्स्ट में कहें नहीं तो आप कह सकते हैं फेडरल सिस्टम विथ सेंट्रिस्टिक ओरिएंटेशन, सशक्त केंद्रीय रुझान वाली संघीय व्यवस्था की संकल्पना, या आप कह लें क्वाजी फेडरल नेचर जो इसका है, वो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप देखें तो सेंटर स्टेट रिलेशन लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिया गया है, शक्तियों का वितरण लिया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और तीसरा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, तीनों ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट। नहीं,
जर्मनी से वाइमर गणतंत्र का जो संविधान है वहां से दो चीजें ली गई हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध, और दूसरा वहां से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मूलाधिकारों का निलंबन, उससे संबंधित प्रावधान। नहीं, ठीक उसी प्रकार देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस लिया गया है। सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा, कई जगहों पर आपको जापान का भी रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के कंटेक्स्ट। तो अगर इस लार्जर कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और बात कही जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है मैच इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट से नहीं है। भारतीय संविधान जो है भारतीयों का जो सामाजिक सांस्कृतिक भावबोध है उससे उसका तालमेल नहीं है। यह बड़ी खतरनाक शब्द है, इसका मतलब समझ रहे हैं या नहीं? बार बार कहता हूं जब पढ़ते हैं तो प्रश्न को इमेजिन करें। यह कहने का क्या मतलब है कि भारतीय संविधान का भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक भावबोध से मेल नहीं है? इस फ्रेज को एलैबोरेट करने की जरूरत होगी ना। नहीं, कोई बतलाएंगे इसका मतलब? कम से कम कुछ लोगों को बतलाना चाहिए। हाँ बताइए। भारतीय समाज की जो धार्मिक पृष्ठभूमि रही और सामाजिक संरचना जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। एक बात तो समझ में आई, आप जो कहना चाह रहे हैं वह है एक धार्मिक पृष्ठभूमि, ठीक है, सामाजिक संरचना जो है वर्ण व्यवस्था, सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और बतलाइए। ठीक है, अरे तो दोहराइए नहीं, केवल भारतीय समाज संस्कृति में पहले जो यहाँ जो कानून लागू था वो भारतीय परंपरा के अनुसार, जैसे मनुस्मृति हो गया या फिर और भी जो उस समय चल रहा था, लेकिन उसके संविधान के बाद उनका कोई भी छाप अपने संविधान में नहीं। भारतीय परंपरा से मेल नहीं। अब सीधे मनुस्मृति बोलेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। समझिए, डायरेक्ट अटैक मत कीजिए और खोलिए ना। क्या एकता?
एकता और बंधुत्व का अभाव, क्या नहीं समझा? सामुदायिक रूप से नहीं रहते, अलग अलग रहते, संसाधन का वितरण कैसा है खास समूह के पास? थोड़ा सा यहीं पर एलैबोरेट करता। जब हम इसकी बात कर रहे हैं सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना की, जब सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की बात कर रहे हैं द फ्यूडलिस्टिक नेचर एंड कैरेक्टर, और ये जो फ्यूडलिस्टिक नेचर और कैरेक्टर जो है, मतलब आप कह दें ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है वह क्या है? सामंती। नहीं? और सामंती सामाजिक संरचना जो होगी, सामंती सांस्कृतिक संरचना जो होगी, उसकी क्या खासियत होगी? नहीं, यह विशिष्टता बोध पर आधारित होगी। एक हायरार्की होगी, उस हायरार्की में कोई सुपीरियर होगा, कोई इंफीरियर होगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं? अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो उसके लिए हायरार्की के लिए टर्म यूज होगा पदानुक्रम। वैसे होता है, लेकिन यहां पर पदानुक्रम उचित नहीं है, सामाजिक श्रेणी क्रम कहें। सामाजिक आर्थिक श्रेणी क्रम। नहीं, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, इंडियन फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में, इसका संबंध किससे जाकर जुड़ता? इस हायरार्की का संबंध वर्ण और कास्ट से जाकर जुड़ता। अगेन अगर आप जाकर के देखें, इसका एक जेंडर वाला पर्सपेक्टिव भी होगा, या क्या होगा? पितृसत्तात्मक होगा, पैट्रियार्कल होगा। नहीं? अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगला बिंदु जो आप पाएंगे, व्यक्ति गौण है, व्यक्ति यहां पर गौण है। अहमियत किसकी है? सामुदायिक पहचान की। यहां पर जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो प्रिवेल करती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर। नहीं? तो जब हम कहते हैं इसका भारतीय परंपरा से मेल नहीं है, क्यों मेल नहीं है? क्योंकि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको अहमियत देता है? व्यक्ति को अहमियत।
यह किसको अहमियत देता है? स्वतंत्रता को अहमियत देता है। यह किसको अहमियत देता है? संविधान समानता को अहमियत देता है। यह किसको अहमियत देता है? धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देता है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? इसी के कंटेक्स्ट में ना इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट से यह मैच नहीं करता। यह जो है, यहां पर एक और बिंदु है, यह जो है किसको अहमियत देता है? कर्तव्यों को अहमियत देता है, कर्तव्यों पर जोर है। और अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको अहमियत देता है? अधिकारों को अहमियत देता है। नहीं, और इतनी अहमियत देता है कि आज के डेट में हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, अधिकारों की चाह है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इसको केवल यहीं तक सीमित मत रखे, पॉलिटी तक ही सीमित नहीं रखे। इसकी उपयोगिता ऐसे में भी होगी जब इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट की बात आती है। नहीं, इंडियन कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यहां पर फैमिली वैल्यू को अहमियत है, परिवार और पारिवारिक मूल्यों को अहमियत है। नहीं, इसलिए देखें हमारे यहां जितनी चिंता घर वालों की होती है उतनी चिंता पत्नी की होती है? नहीं होती ना। पिताजी को जितनी चिंता अपने माँ पिताजी भाई बहन की होती है उतनी चिंता पत्नी की होती है। अरे हाँ या ना? हाँ, कम से कम ये तो ऐसी चीज नहीं है जिसको किताब में पढ़ना पड़े तभी जानेंगे। ये तो घर घर में देखने की चीज है। नहीं, हर माँ को क्या लगता है कि इनको तो अपने माँ बाप और भाई बहन से फुर्सत ही नहीं है, भतीजा भतीजी से भगना भगनी से फुर्सत ही नहीं है ना। अपने बच्चे की तो कोई चिंता ही नहीं है, बीवी की चिंता ही नहीं है, इनको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा है कि पहली बार सुन रहे हैं क्या? कहाँ आके फंस गए? याद हो गया है ना? हाँ? समझे? तो याद कर लो, आगे बोलने का मौका मिलेगा। समझे? वो हाँ कहेंगे तब भी मैं हाँ मानूंगा, और आप अगर नहीं कहेंगे तब भी हाँ ही मानूंगा। नहीं, तो यही हुए कंटेक्स्ट से हैं जिस कंटेक्स्ट में ना ये बातें कही जाती हैं कि यह कॉलोनियल लीगेसी है, या इससे इतर कुछ कंटेक्स्ट है। अब सवाल उठता, एक पहलू तो हो गया, या यहां तक में कोई डाउट है? अगर है तो पूछ ले यहीं पर। किन्हीं को कोई डाउट? एक डायमेंशन में डिस्कस कर चुका हूं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और इसी चर्चा के क्रम में क्यों भारतीय समाज का एक हिस्सा इसको कॉलोनियल लीगेसी के रूप में देखता। नहीं, अब अगर आप गौर करें, ठीक है,
भारतीय समाज का जो हिस्सा इसको कॉलोनियल लीगेसी के रूप में देखता है। देखिए, नीतीश जी के बारे में पहली बार नीतीशवा शब्द जो सुना था ना, कब सुना था जानते हैं? कहां? तो पहला सुना था, अभी संयोग से कल एक गाना भी आया है इस पर, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है। अब सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल क्या है, समझे, ये बड़ी आसानी से जो है आपके टेस्ट और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चीजों को फॉरवर्ड करते रहता है, समझे। और दिक्कत ये है कि इस क्रम में आप ऐसे ही लोगों से घेरते भी चले जाते हैं, मतलब उस सोच से बाहर निकल करके सोच पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहली बार सुना था हमने, और एक गाना भी आया था भोजपुरी में, क्या, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए देखेंगे भोजपुरी के गायकों को लोग ज्यादा जानते हैं, हिंदी के गायकों को नहीं जानते। राजनीति में उनकी उपस्थिति दिखाई पड़ेगी नहीं, लेकिन यहां देखें, भोजपुरी एक्टर से लेके गायक तक। तो एक गाना भी आया था नहीं, साइकिल से बुढ़वा के दिल के धक्का मार, साइकिल से दिल के धक्का मार और बुढ़वा के धोती दिल के फायर, समझे। तो पहली बार सुनी थी जब तो और काफी चर्चित गाना था। अब उतनी मेमोरी तो नहीं है, लेकिन काम लायक चीजों को याद रख लेता हूं। तो 2006 में जब रिजर्वेशन दिया गया था नीतीश सरकार के द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, बाद में नहीं 50% कर दिया गया, और एकल पदों में भी आरक्षण दिया गया। और उधर आप देखेंगे स्कूल में मुख्यमंत्री साइकिल योजना, समझे। तो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले लोग थे, समझे, वो नीतीश जी के लिए नीतीशवे शब्द का प्रयोग करते थे। नहीं, हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि नीतीशवा जे छे न, मौगी सबको मोन बढ़ाई दिल के। जबकि मैं उतना ट्रेडिशनल माइंडसेट का नहीं मानता, लेकिन कारण इसका क्या था, समझे, कि जैसे बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी ना, तो घर से बाहर नहीं निकलने देने की परिपाटी थी, समझे। और जब ये लोग देखते थे कि साइकिल पर चढ़ करके और घंटी बजा रही है, और जो चिढ़ते हैं उनके बगल में जाकर के उनके घर के आगे और ज्यादा घंटी बजाया जाता था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चिढ़ाने का काम करती थी। एट द सेम टाइम आप जाकर के देखें, महिलाओं को जब आरक्षण दिया गया तो ऑब्वियसली आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तो पुरुषों की संभावनाएं सीमित हुई। अब महिलाएं जो हैं सैंडल पहन करके और बैग लटका करके जो है जब जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आगे आने लगी, तो ये चीज भी नागवार गुजरा नहीं। तो अक्सर सुनने का मौका मिलता था, समझे, कि कल तक मर्द जो है, जो बाहर का काम करता था, अब घर में घर संभालेगा, और औरत क्या करेगी, नहीं, एकदम तैयार होकर पर्स लटका करके पंचायती करने जाएगी। आप इस चीज को समझे, और हर समाज में ऐसा तबका मौजूद है, ठीक है। तो आप इस चीज को जाने, आप इस चीज को समझे, जिसका अब इसी के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करें, जिसका फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट होगा, जिसका पैट्रियार्कल माइंडसेट होगा, नहीं, और ऑब्वियसली जिसका रिलीजियस कम्युनल माइंडसेट होगा, वह इस संविधान को पसंद करेगा।
और यहां पर ध्यान रखेंगे, इस गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि जो इनको कॉलोनियल लीगेसी संविधान को मानते हैं और जो इसको बदलना चाहते हैं, केवल उन्हीं का माइंडसेट फ्यूडल है, केवल उन्हीं का माइंडसेट पैट्रियार्कल है, केवल वही कास्टिस्ट हैं और केवल वही कम्युनल हैं। यह चीज दिमाग से निकाल देंगे। नहीं, फर्क जो है यह रिलेटिव है। जो अपने को सेकुलर कहते हैं उनका भी फ्यूडल माइंडसेट है, उनका भी पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वे भी कास्टिस्ट हैं और वे भी रिलीजियस है और कम्युनल है। ठीक है, तो फर्क जो है डिग्री का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं, और दूसरी चीज जो है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, बदलने की बात कौन करेगा, सिस्टम में चेंज की बात कौन करेगा, बतलाइए। सिस्टम में चेंज की बात कौन करेगा, बतलाइए। कल से आज तक सुन रहा हूं कि अब डबल इंजन की सरकार बिहार में बन गई है, अब रुका हुआ विकास, अब तक रुका हुआ था, अब तेजी से विकास होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कितना कर्णप्रिय लगता होगा और मधुर लगता है कि अब तक विकास रुका हुआ था और अब डबल इंजन की सरकार बन गई तो विकास तेजी से होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि इसके देखिए, किसी चीज को कितने तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको यहां से समझने की कोशिश करें। बढ़े आगे। क्या क्या कलर चेंज कर दे, कौन वाला कर दे, बतलाइए। एक्चुअली ये जो है ज्यादा डार्क हो जा रहा है। हाँ, चलिए, हो तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अब प्रश्न के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, क्या वाकई यह कॉलोनियल लीगेसी है? क्या वाकई इसकी प्रकृति आयातित है? क्या वाकई इसे विदेशी दस्तावेज की संज्ञा दी जाए? क्या वाकई इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट से इसका मैच नहीं है? हमें इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने हैं। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात जो कहना चाहूंगा, विदेशी प्रभाव है। पर प्रकृति आयातित नहीं। विदेशी प्रभाव मौजूद है लेकिन इसकी प्रकृति आयातित नहीं है। ऐसा कहने का रीजन क्या है? नहीं, तो अगर हम देखें तो इसका रीजन है
विदेशी प्रभावों का भारतीयकरण। ये जो फॉरेन इंपैक्ट है, ये फॉरेन इंपैक्ट जो है, ये जो विदेशी प्रभाव है, यह विदेशी प्रभाव एज इट इज नहीं है, हूबहू नहीं है। इस विदेशी प्रभाव का अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर भारतीयकरण आपको मिलेगा, इंडियनाइजेशन मिलेगा। और इंडियनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस प्रभाव को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालना। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, तो इसको भारत के संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? प्रमाण है अब तक होने वाले संविधान संशोधन। कितने संशोधन हो चुके हैं? क्या? कितने? 107। 106 क्या है और 107 क्या है? 106 है, वो 106 है, उसके बाद तो नहीं हुआ। ठीक है, और जो भी हो वो 106, 7, 5, 4, 3 करते रहिए, हमारा काम यहां पर हो गया। समझे? वो सब में मैं ज्यादा नहीं उलझता। समझे? मुझे यूज करना हो तो मैं सीधे यूज करता हूं। लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, कोई भी बात नहीं। समझे? तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण बन करके आता है। नहीं, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ही नहीं, भारतीय अपेक्षाओं के अनुरूप भी। नहीं, अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो अगला बिंदु जो कहूंगा वह क्या है? तो अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि यहां पर ग्रहण एवं त्याग का विवेक मौजूद है। फॉरेन कंपोनेंट में किसको हम एक्सेप्ट करें, किसको हम रिजेक्ट करें? एक्सेप्ट करें तो पूरी तरह से एक्सेप्ट करें या पार्शियली एक्सेप्ट करें? और अगर इसी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो एक और बात करूंगा, पश्चिमीकरण नहीं, आधुनिकीकरण। और इसका मतलब है भारतीय परंपरा
रीति रिवाजों को ध्यान में रखना। जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो इंडियन कस्टम्स हैं, जो इंडियन प्रैक्टिसेज हैं, उनको ओवरलुक हमने नहीं किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया संविधान के जरिए क्या? क्यों नहीं लागू किया? रीजन कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कस्टम, इंडियन प्रैक्टिसेस जो थे उसको ध्यान में रखते हुए उसको हमने फ्यूचर पर छोड़ दिया कि भारतीय समाज जब उस दिशा में बढ़ेगा, नहीं, जहां पर उसे इसकी आवश्यकता महसूस होगी तो वह इस दिशा में पहल करेगा। यही ना पर्पस था, या कोई दूसरा पर्पस था? नहीं। हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की, हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हम इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट तक सीमित नहीं रखा हमने। वेस्टर्न लिबरलिज्म का हाथ चलाते रहिएगा, मैं तो प्रवचन तो सुनाते रहता हूं। वेस्टर्न लिबरलिज्म का, पश्चिमी उदारवाद का भारतीय संविधान पर प्रभाव है और गहरा प्रभाव है, नहीं? लेकिन एनसीईआरटी का जो चैप्टर 10 भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन पढ़ने के लिए कहा था, नहीं, अगर आप देखें तो उसके जिस पार्ट को पढ़ने कहा था, पहला ही लाइन क्या है? भारतीय संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों की हिमायत करता है ना? इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान का उदारवादी चिंतन जो है, स्वतंत्रता और समानता की व्याख्या जो है, केवल व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करता, वह उसका भारतीय संविधान का उदारवादी चिंतन सामुदायिक पहचान को भी मान्यता प्रदान करता है, कम्युनिटी आइडेंटिटी को भी अप्रूव करता है, और कम्युनिटी आइडेंटिटी को अप्रूव करता हुआ जो है वह क्या करता है? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रदान करता है, नहीं? अब अगर देखें तो उसी के कंटेक्स्ट में ना युक्त वर्गीकरण की बात है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात है ना? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के संदर्भ में है या नहीं युक्त वर्गीकरण, जहां समानता की बात की गई है, नहीं, और विद्यमान असमानता को रिस्पोंड करने के लिए आरक्षण की बात की गई है या नहीं, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता, जिसे सकारात्मक विभेद कहा जाता है या जिसे संरक्षणात्मक विभेद कहा जाता, उसकी बात वहां पर की गई है, नहीं? ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता की बात हमारे यहां है, लेकिन स्वतंत्रता के कंटेक्स्ट में देखेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की भी बात है, अर्थात लिबर्टी अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्रीडम अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन को इंपोज किया गया है, और रेस्ट्रिक्शन को जो इंपोज किया गया है किसके कंटेक्स्ट में? लार्जर सोशल इंटरेस्ट में, व्यापक सामाजिक हित में, नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनजर। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो वो अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम भी अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है। वहां पर भी अगर आप जाकर के देखें, नहीं, तो इंडियन सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन के मद्देनजर, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के मद्देनजर
ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को के बीच समानता को सुनिश्चित किया जा सके, प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो रिलीजियस फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नहीं तो क्या बिना इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट को समझे और बिना उस फॉरेन इंपैक्ट को इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट के अनुरूप ढाले, क्या ऐसा संभव था? क्या इस तरह के प्रोविजन संभव थे क्या? और उसी को लार्जर कंटेक्स्ट में देखें। अगर आप जाकर के देखें तो अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो जुडिशियल सुपरमेसी है, अगर आप यहां चले आवे ब्रिटेन में चले जाएं तो वहां पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में आए तो ना जुडिशियल सुपरमेसी है ना पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। भारत में ना तो संसद की सर्वोच्चता है ना ही भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। भारतीय कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे यहां पर संवैधानिक सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। नहीं, ठीक उसी प्रकार देखें, अगर आप देखें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं, अगर आप देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप क्या पाएंगे और अमेरिकन डेमोक्रेसी में क्या पाएंगे? तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर की संकल्पना के कहीं ज्यादा करीब है। सेपरेशन ऑफ पावर की संकल्पना के कहीं ज्यादा करीब है का मतलब वहां पर सरकार के जो 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उनके बीच आपको सेपरेशन मिलेगा। नहीं, और सेपरेशन ऑफ पावर की अवधारणा मोंटेस्क्यू के द्वारा दी गई है। एक बार प्रश्न भी पूछा गया है मेरे ख्याल से यूपीएससी में शायद, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी क्या करती है? लेजिस्लेटिव का काम है टू लेजिस्लेट, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन, टू इंप्लीमेंट लॉ, और जुडिशियरी का काम क्या है? नहीं, तो जुडिशियरी का काम है नहीं विधानों के, कानूनों के क्रियान्वयन के मार्ग को प्रशस्त करना, जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको दूर करना, और जो उसके लिए जो बाधक बन करके आ रहे हैं उनको पनिश करना। नहीं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर ब्रिटेन में नहीं है। संसदीय प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्यों? तो संसदीय प्रणाली में देखें, यह जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वह एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेटिव के कंट्रोल को इंश्योर करता है, और चूंकि वहां पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, संसदीय सर्वोच्चता है ब्रिटेन में, इसलिए अगर ब्रिटेन में आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर भी है और चेक एंड बैलेंसेज भी है। दोनों को हमने क्या किया है? दोनों को हमने मिक्सअप किया है अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमने इस चीज को समझा अति सर्वत्र वर्जित, नहीं अतिशयता किसी भी चीज की। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा जाता कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रात को दिन और दिन को रात बनाने के अलावा सब काम कर सकती है, कहा जाता है ना। क्या इंडियन पार्लियामेंट कर सकती है ऐसा? ना, अब आगे करे तो जो हो, लेकिन अभी तक नहीं कर सकती। तो ठीक उसी प्रकार देखें,
अगेन देखें, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखें तो द्विसदनीय विधानमंडल की अवधारणा है। नहीं, सेंटर के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी। कई राज्यों में बाइकैमरल है, कई राज्यों में यूनिकैमरल है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हम क्या पाते हैं? नहीं, तो अगर भारत की राज्यसभा को देखें, जो अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट, वह जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना अमेरिकन सीनेट के ज्यादा सिमिलर है। क्योंकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मूल प्रकृति देखें, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन हमारे यहां क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। हम रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन मोनार्की है। नहीं, तो अगर हम जाकर के देखें तो हां, हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मोनार्की की लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटिश राजतंत्र की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है, जो लोग जाते थे किसका प्रतिनिधित्व करते थे? मोनार्की को रिप्रेजेंट करते थे। जबकि हमारे यहां जाकर के देखें, इलेक्टेड नेचर है राज्यसभा का, अमेरिकी सीनेट की तरह। लेकिन भारतीय राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से भी अलग है, क्योंकि इसका नेचर मिक्स है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, या इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी है। 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है नहीं? तो यहां पर हमने इसकी परिकल्पना किस रूप में की है? अमेरिका में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में राज्य सीनेट की परिकल्पना है, अपर हाउस की परिकल्पना है। ब्रिटेन में मोनार्की के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की परिकल्पना है। लेकिन भारत में राज्यसभा की जो परिकल्पना है वो एक और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में है, दूसरी ओर एक्सपर्ट बॉडी के रूप में है। उसी एक्सपर्टाइज के मद्देनजर नॉमिनेशन के प्रोविजन को किया गया है। और इसलिए अगर आप देखें, इंडियन पार्लियामेंट का नेचर और कैरेक्टर ज्यादा इंक्लूसिव है, उसकी प्रकृति ज्यादा समावेशी है। भारतीय संसद में वे लोग भी पहुंच सकते हैं जो चुनावी राजनीति में रुचि नहीं रखते और जो चुनावी राजनीति में टिक पाने की स्थिति में नहीं है, वो भी भारतीय संसद में पहुंच सकते, बशर्ते उनके एक्सपर्टाइज हो और प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करे। ठीक उसी प्रकार अमेरिकन सीनेट में जाकर के देखें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का, सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव होते। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो वे स्टेट के मतलब ये अमेरिकन फेडरेशन जो है उसके फेडरल नेचर और कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। लेकिन अगर इंडियन राज्यसभा को देखें तो एक तो राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है तो असमान प्रतिनिधित्व है। कुछ राज्यों का तो प्रतिनिधित्व भी नहीं है, यूटीज की कंटेक्स्ट में बात करें नहीं। दूसरा अगर देखें, राज्यसभा की फंक्शनिंग को अगर आप देखें, राज्यसभा की फंक्शनिंग को अगर आप देखें तो वो पॉलिटिकल लाइन पर फंक्शन करती है, फेडरल लाइन पर फंक्शन करने की बजाय। राज्यसभा के सदस्य जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करते नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करते दिखाई पड़ते। और अगर आप देखें
तो अब तो इसका राज्यसभा का जो फेडरल नेचर और कैरेक्टर है वो और ज्यादा वीकेंड हुआ है। पहले राज्यसभा का सदस्य होने के लिए वहां से उस राज्य की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होना जरूरी था जिस राज्य को वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते। बिहार से कोई प्रधानमंत्री हुए हैं देश में? आई.के. गुजराल, वे बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मनमोहन सिंह असम से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नहीं, तो अगर आप देखें अब तो उस प्रोविजन को भी समाप्त कर दिया गया। अब तो गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी ने ऐसे प्रेसिडेंस रखे कि ये प्रोविजन ही खत्म कर दिया। उस राज्य की मतदाता सूची में नाम की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी सदन से का व्यक्ति बन सकता है, नहीं? लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा निर्वाचित हो। एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, इतना एक्सपेक्टेशन तो किया जा सकता नहीं। नीतीश जी कहां से के विधायक हैं? कहीं से ना। विजय कृष्ण ने ऐसी पटकनी दी इनको ना कि उसके बाद चुनाव लड़ना ही भूल गए। विधान परिषद से हमेशा जाते हैं। मनमोहन सिंह जो है दक्षिणी दिल्ली में जगमोहन से हारे, उसके बाद राज्यसभा का रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, गलत नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो बेसिक स्पिरिट है कहीं ना कहीं यह उससे मैच नहीं करता है। नहीं, ठीक उसी प्रकार देखें, हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की संकल्पना ली, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया। नहीं, बेसिकली देखेंगे ड्यूटीज की बात दो जगहों पर सबसे ज्यादा की जाती है। जो सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश हैं, वहां ड्यूटीज पर जोर ज्यादा होता है। नहीं, और दूसरा जहां पर राइट विंग नेशनलिज्म होगा, राइट विंग नेशनलिज्म भी ड्यूटी को फोकस करता है। अब कहेंगे दोनों में फर्क क्या होता? तो जो सोशलिस्ट कंट्री है वहां पर ड्यूटीज के साथ साथ जो है राइट टू वर्क को मान्यता दी गई है, काम के अधिकार को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। नहीं, लेकिन राइट विंग जहां भी सरकार में है वो ड्यूटीज की बात करते हैं, अधिकार की नहीं। वहां पर ड्यूटी जो है सुपरसीड करता है किसको? राइट्स को। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, श्रीमती इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा, लेकिन राइट टू वर्क को कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल नहीं दिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी का टेम्परामेंट भी जानते ही हैं, नहीं? ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था ना, और उन्होंने भी जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में तब्दील करने की संभावनाओं पर विचार किया था, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता? ऑथोरिटी और पावर जो है डिफ्यूज्ड होती,
और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटीज होता है। बातें ये स्पष्ट हुई है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या कहेंगे? नहीं, फॉरेन इंपैक्ट से, विदेशी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह समझना होगा कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अन्यथा शकल बिगड़ जाता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो भारतीय संविधान की मौलिकता किस बात में है? नवीनता नहीं, नवीनता में इसकी मौलिकता उतनी नहीं है। किसमें मौलिकता है? विदेशी प्रभावों के संश्लेषण और विदेशी प्रभावों के भारतीयकरण में। इसलिए इसको फॉरेन डॉक्यूमेंट के रूप में आइडेंटिफाई करना नहीं। यहां पर दो चीजें हुई हैं। फॉरेन इंपैक्ट का इंडियनाइजेशन होता, फॉरेन कंपोनेंट का इंडियनाइजेशन होता है, और दूसरा वह इंपैक्ट जो है सिंथेसाइज होता हुआ आता, उसकी सिंथेसिस दिखाई पड़ेगी। और इस संश्लेषण का परिणाम क्या होता? नवीन रूप में सामने आना। जैसे खिचड़ी बनाते होंगे ना, खिचड़ी में क्या डालते हैं? अरे सिंपल बात करो। हाँ, बचपन से मटर डालिए के और गोभी डालिए के खाते थे, या आप लोगों की पीढ़ी खाती होगी। हम लोगों की पीढ़ी तो नहीं। तो चावल दाल छौंका लगा दिए, यही ना होता था? नहीं, अगर चावल दाल दे दूं तो उसका वही टेस्ट होगा जो खिचड़ी का होगा। क्यों? रीजन, खिचड़ी में जो है चावल और दाल दोनों मिक्सअप होते हैं, उनका टेस्ट भी मिक्सअप होता है, और जब मिक्सअप होकर के वह एक नया टेस्ट क्रिएट करता है। इसलिए चावल दाल बनने के पहले मिलावे तब जो आउटकम होगा, और बनने के बाद मिलावे तब जो आउटकम होगा, दोनों में अंतर होगा या नहीं? नहीं, खिचड़ी ऐसे भी खाई जा सकती है, खाते हैं लोग, नहीं, लेकिन चावल दाल ऐसे खाना थोड़ा सा मुश्किल है या नहीं? उसके साथ कुछ सब्जी चाहिए, नहीं? तो वही चीज है, ये चावल दाल नहीं है, ये क्या है? खिचड़ी है। एक डिफरेंट टेस्ट के साथ हमारे सामने मौजूद है, हमारी नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। यही चीज, बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट है यहां तक में? कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ ले। नहीं, सब चीज समझ में आ गया? चलिए, तब अच्छी बात है। इससे बढ़िया मेरे लिए क्या होगा? हाँ? कभी कभी दिक्कत होती है, जब एक कहता है सब नहीं समझ में आया, तब कई को समझ में नहीं आने लगता है। तो कल नेक्स्ट डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, संविधानवाद। और फिर जब संविधानवाद डिस्कस करेंगे तो संसदीय संप्रभुता, न्यायिक
संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, इस सारे डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लौटेंगे नहीं, भारतीय संविधान के स्वरूप निर्धारक तत्व। स्वरूप एक बार देख लेंगे, मोटा मोटी मैंने चर्चा कर दी है, बुक से आप देख लीजिएगा। तो ये पड़ोसी की राय तो नहीं दी है यहाँ, बतलाइए। अब अगर आप ये सोचते हैं कि इस प्रश्न पर ना आप 60 लोग हैं, 50 लोग हैं, सब अपनी अलग अलग राय देंगे, ऐसा नहीं होता। इस बात को समझे। तो अपनी राय का मतलब है हम अपना ओपिनियन जो रख रहे हैं, तो ओपिनियन जो रख रहे हैं तो थोड़ा सा कोई घी का छौंका लगा देगा, कोई कड़ू तेल का छौंका लगाएगा, बातें समझ रहे हैं, और कोई उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के छौंका लगाएगा। कोई जो है प्याज टमाटर जो है चावल दाल के साथ ही डाल देगा, और जब तैयार होगा तब छौंका लगा देगा ऊपर से। सबके टेस्ट अलग अलग होंगे। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो यहां पर विशेष अपेक्षा मत करें, ठीक है। अब इसी में होगा, जिनकी भाषाई अभिव्यक्ति क्षमता जितनी बेहतर होगी, जिनकी समझ जितनी बेहतर होगी, वह उतनी चीजों को आप उतने डायमेंशन के साथ आप कवर अप करने की स्थिति में होंगे। क्लियर? गृहं गच्छो भोजनम कुरु। अनुज